आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम दो अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। पहला होगा सू-30 एमकेआई का रेडार अपग्रेड, जिसमें विरूपाक्ष रेडार को लेकर के इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने काफी कुछ नई इन्फॉर्मेशन सामने रखी है। दूसरा होगा एमका इंजन के फ्लाइंग टेस्ट बेड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। हम सब जानते हैं कि सू-30 एमकेआई को चरणबद्ध तरीके से अपग्रेड करने की मंजूरी मिल चुकी है और इसके लिए बाकायदा जो राशि है यह आवंटित की जानी है। अब शुरुआती तौर पर 84 सू-30 एमकेआई फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाना है और डीआरडीओ ने यह कंफर्म कर दिया है कि इसके लिए जो विरूपाक्ष रेडार है इस पर काम किया जा रहा है और उन्होंने प्रोजेक्ट विरूपाक्ष के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया है। ये रेडार सू-30 एमकेआई को एडवांस एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार से इक्विप करने का प्रोग्राम है। यानी विरूपाक्ष प्रोजेक्ट जो है ये सू-30 एमकेआई को एडवांस एसा रेडार से इक्विप करने का एक प्रोजेक्ट है। और अगर हम डॉक्टर बीके दास सर की बात करें, जो कि डायरेक्टर जनरल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम डीआरडीओ हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट विरूपाक्ष को लेकर ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सू-30 एमकेआई को स्टेट ऑफ द आर्ट रेडार से हम इक्विप कर रहे हैं, जो कि इसे इनहेंस कैपेबिलिटी ऑफर करेगा, जैसे कि एयर सर्विलेंस, एयर टू ग्राउंड टारगेटिंग और वेपन कंट्रोल जो है वो इस रेडार के आने के बाद और सुगम हो जाएगा। उन्होंने प्रोजेक्ट विरूपाक्ष पर बात करते हुए ये कहा कि इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये होने वाला है कि इसमें हमें जो एंटीना रीपोजिशनर है इसका इंक्लूजन देखने को मिलेगा। यानी विरूपाक्ष प्रोजेक्ट में हमें जो एंटीना रीपोजिशनर है ये देखने को मिलने वाला है। ये एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो कि रेडार के एंटीना को स्टीयर करने में सहायता करती है। इसे एलिवेशन और एजिमुथ प्लेन्स पे पॉइंटेड किया जा सकता है। इससे बेसिकली जो फील्ड ऑफ व्यू है वो एक्सपैंड होता है। हालांकि अब ये सिर्फ एसा रेडार तक सीमित नहीं है, जबकि एंटीना रीपोजिशनर जो है ये रेडार की ओवरऑल परफॉर्मेंस और वर्सेटैलिटी को बढ़ा देता है। इसे मैं लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसको हम एलआरडीई के नाम से जानते हैं, वो उत्तम मार्क 2 प्रोग्राम पर काम कर रही है, जो कि एंटीना रीपोजिशनर के साथ हमें देखने को मिलेगा, जो कि इसे प्लस माइनस 90 डिग्री का फील्ड ऑफ व्यू एजिमुथ पर और प्लस माइनस 20 डिग्री का जो व्यू है वो एलिवेशन पर प्रदान करेगा। अब कुल मिलाकर के ये जो एंटीना रीपोजिशनर है ये विरूपाक्ष के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एक क्रूशियल कंपोनेंट के तौर पर देखा जा रहा है। टेक्निकली अगर हम तेजस मार्क 2 फाइटर जेट की बात करें तो उसमें भी हमें उत्तम मार्क 2 ऐसा रेडार देखने को मिलेगा, जो कि एक फायर कंट्रोल रेडार है और ये हमें एंटीना रीपोजिशनर के साथ देखने को मिलेगा। और यही चीज़ें हमें विरूपाक्ष, जो कि उत्तम मार्क 2 ऐसा रेडार का एक स्केल अप वेरिएंट है, जो कि बड़े एंटीना के साथ हमें देखने को मिलेगा, वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम एसा रेडार की बात करें तो विरूपाक्ष प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, क्योंकि सू-30 एमकेआई को अगर हम एडवांस रेडार से इक्विप करते हैं तो इसका सीधा मतलब ये है कि सू-30 एमकेआई का जो रेडार सिस्टम है ये बहुत ही ज़्यादा एजाइल और वर्सेटाइल होगा और ये इसे एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज के जो वेपन सिस्टम है वो कैरी करने की कैपेबिलिटी भी प्रदान कर देगा। विरूपाक्ष सू-30 एमकेआई के लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि सुपर सुखोई प्रोग्राम में जब ये रेडार सिस्टम का अपग्रेड मिल जाएगा तो ये इस समय सू-30 एमकेआई को एक मिनी एवैक्स में कन्वर्ट कर देगा। जी हाँ, सू-30 एमकेआई एज अ मिनी एवैक्स भी काम कर पाएगा, क्योंकि एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो कि इस रेंज के रेडार के साथ देखने को मिलेगा, जिसकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर से ज़्यादा होगी, तो ये जो एनिमी थ्रेट्स हैं इनको भी डिटेक्ट कर पाएगा और अस्त्र मार्क 3 जैसी जो लॉन्ग रेंज की मिसाइल है उनको ऑपरेट करना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। इन सब से हट के जो सू-30 एमकेआई है इनको जो एडवांस एवियोनिक्स हैं इनसे भी इंटीग्रेट किया जाएगा और इंडिजिनस इंफ्रा रिसर्च एंड ट्रैक सिस्टम, जो कि ऑलरेडी अंडर डेवलपमेंट है, वो भी हमें इस अपग्रेड के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर आने वाले समय में जो सू-30 एमकेआई फाइटर जेट है इसकी कैपेबिलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ने वाली है। और भी दूसरे अपग्रेड्स हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया है। तो आइए अब नजर डाल लेते हैं अपने दूसरी अपडेट पर। आप सब जानते हैं कि एमका प्रोग्राम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो फिलहाल इंजन है। हम बात कर रहे हैं एमका मार्क 2 के बारे में। एक तरफ जहां एमका मार्क 1 जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन से इक्विप्ड होकर आएंगे और ये भारतीय वायुसेना की ताकत को 2035 से बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो वहीं एमका मार्क 2 की जो टाइमलाइन है ये इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे पास जो इंडिजिनस इंजन है वो अवेलेबल कब होंगे। क्योंकि एमका मार्क 2 की टाइमलाइन का सही अंदाजा हम तभी लगा पाएंगे जब हमारा इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होगा और इसके लिए 3 बड़ी कंपनियां आपस में कम्पीट कर रही हैं। पहला है रोल्स रॉयस, दूसरी है सैफ्रॉन, तीसरी है जनरल इलेक्ट्रिक और सब ने अपने जो दांव है वो खेलने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में सैफ्रॉन की तरफ से भारत को 100% टीओटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट ऑफर किए गए और अब एक ऐसा ऑफर किया गया है जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है।
आप सबको पता है कि इस प्रोग्राम में जो संयुक्त उपक्रम यानी जॉइंट वेंचर देखने को मिलेगा, ये गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट और एक फॉरेन इंजन मैन्युफैक्चरर के बीच में देखने को मिलेगा। और आप ये बात भी अच्छे से जानते हैं कि भारत के पास इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कोई भी फ्लाइंग टेस्ट बेड अवेलेबल नहीं है। और इसी चीज केंद्र बिंदु बनाते हुए सैफरान ने भारत को एक काफी इंटरेस्टिंग ऑफर किया है। फ्रेंच एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर सैफरान ने भारत से कोलैबोरेशन के दौरान ये भी कहा है कि एमका का जो नया इंजन होगा उसको टेस्ट करने के लिए वो अपने राफेल फाइटर को एज अ फ्लाइंग टेस्ट बेड इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि राफेल फाइटर जो कि ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलते हैं, एक इंजन बे में स्टैंडर्ड M88 इंजन रखा जाएगा और दूसरी जो इंजन बे है उसमें एमका इंजन को रखा जाएगा ताकि इसकी जो परफॉर्मेंस है उसको वैलिडेट किया जा सके। सैफरान जो कि इंजन मैन्युफैक्चरर है उसका कहना है कि जो परफॉर्मेंस और कैपेबिलिटी है रियल वर्ल्ड सिनेरियो में वो हम राफेल फाइटर्स की सहायता से टेस्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास वेल इस्टेब्लिश्ड जो एक फ्लाइंग टेस्ट बेड है वो उपलब्ध है, जहां पर हमें ना ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है ना हमें एक्सटेंसिव मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। उन्होंने ये भी कहा एक बार जब ये इंजन वैलिडेट हो जाएगा तो भारत के पास दो बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। पहली अपॉर्चुनिटी होगी कि इस एडवांस इंजन से आप एमका को पावर कर सकेंगे, आप तेजस मार्क 2 को पावर कर सकेंगे, आप टेडबीएफ को पावर कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ क्योंकि ये इंजन जो राफेल का इंजन बे है उसमें फिट किया जा सकेगा, तो आने वाले भविष्य में एज एन अपग्रेड आप राफेल फाइटर्स को भी इन एडवांस इंजन से इक्विप कर सकेंगे। अब ये आपके ऊपर है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम बात करें राफेल फाइटर्स की, तो राफेल फाइटर में जो M88 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं ये 75 किलोमीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। तो वहीं जो एडवांस एमका इंजन होने वाला है जो भारत में विकसित किया जाएगा, ये 110 से 120 किलोमीटर के बीच का थ्रस्ट जनरेट करेगा। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि खुद ये राफेल के लिए कितना बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट होगा जब उसे इन पावरफुल इंजन से अपग्रेड किया जाएगा। हालांकि भारत में अभी ऑफिशियली इसकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी जो बातचीत है ये फाइनल स्टेजेस में है। अब रोल्स रॉयस और सैफरान के जो ऑप्शंस हैं ये आपस में कोलाइड कर रहे हैं, क्योंकि सेम ऑफर भारत को दिए गए हैं। रोल्स रॉयस ने भी कहा है कि वो फ्रॉम स्क्रैप भारत में इंजन बनाएंगे जो कि इंडिया की हॉट और ह्यूमिड कंडीशन को ध्यान में रखकर बनाए जाएंगे, और ये ध्यान रखा जाएगा कि जब ये इंजन ऑपरेशनल होंगे तो किसी प्रकार का परफॉर्मेंस ड्रॉप हॉट कंडीशंस की वजह से देखने को ना मिले। आपको बता दें कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 के साथ ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि जो एक्सट्रीमली हॉट कंडीशन हो जाती है तो वहाँ पर हमें 10% तक का जो परफॉर्मेंस ड्रॉप है वो देखने को मिलता है। अब ये चीज़ें हमें इन सैफरॉन इंजन के साथ देखने को ना मिले, इसे पहले ही सुनिश्चित कर दिया जाएगा। यानी भारत के पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने की, लेकिन देखना यह है कि डील फाइनलाइज कब तक होती है, क्योंकि सही मायने में आप जितना डिले करेंगे डील को उतना ही डिले आपका एमका मार्क 2 प्रोग्राम भी होता रहेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।